असम, केरलम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग। आज 3 राज्यों की 296 सीटों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आसनसोल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पोलो ग्राउंड में विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र होगा जारी। अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे शाह। आज मॉरिशस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हिंदू महासागर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 4 एमओयू होने की उम्मीद। आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट के लिए वोटिंग जारी है, तो वहीं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग जारी है। असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता वोटिंग दे रहे हैं। वहीं केरलम में 2.70 करोड़ वोटर्स डालेंगे वोट। पुडुचेरी में कुल 9.44 लाख, जिसमें 23,033 नए वोटर्स वोट डाल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पोलिंग बूथ्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते मतदाता वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जारी है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, असम चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने वोटिंग की अपील की है। जी हां, पीएम मोदी ने असम की जनता से मतदान की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें वोटर्स। वहीं उम्मीद है मतदाता पूरे उत्साह से वोटिंग में भाग लेंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। वहीं पीएम मोदी ने मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव को लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्य का एक उत्सव बनाएं। पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हर मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करे और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों से मतदान की अपील की है। असम के लोग रिकॉर्ड तोड़ जनादेश देने के लिए मतदान करें। केरलम के लोग विकसित केरलम के लिए सपने को साकार करें। अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर इस बार वो मतदान करें और विकसित केरलम के सपने को साकार करें। अमित शाह ने अपील करते हुए कहा है कि केरलम में विकास के लिए खुद को समर्पित करने वाली सरकार को चुने। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा इस बार लोग अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लें। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जेपी नड्डा ने भी लोगों से मतदान की अपील की है। असम के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है जेपी नड्डा ने। आपका वोट आपकी आवाज है, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ऐसा कहा है। वहीं असम शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा ने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि असम शांति के साथ आगे बढ़ रहा है और वहीं मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करें। जेपी नड्डा ने अपील करते हुए कहा कि लोग घरों से बाहर निकलें, मजबूत लीडरशिप के लिए वोट करें। वहीं केरलम के लोग भी चुनावी प्रक्रिया में रिकॉर्ड संख्या में हिस्सा लें। जेपी नड्डा ने अपील करते हुए कहा है कि हर मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करे।
वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि आपका वोट बदलाव ला सकता है। जेपी नड्डा ने अपील करते हुए लोगों से कहा है कि अपने मतदान का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें। आपको बता दें, आज 3 राज्यों की विधानसभा सीट्स पर वोटिंग जारी है, जिसके चलते जेपी नड्डा ने लोगों से मतदान की अपील की है। असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान देने की अपील की गई है। जेपी नड्डा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आपकी वोट आपकी आवाज है, जिसको लेकर ज्यादा से ज्यादा आज मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आज बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। जी हां, आसनसोल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पोलो ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आगामी चुनाव को लेकर करेंगे जनसभा। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पे पोलो ग्राउंड में वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, चुनाव के मद्देनजर ये जनसभा पीएम मोदी की रहने वाली है। जहां आज बंगाल दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं, वहीं आसनसोल में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। जी हां, कल 10 अप्रैल को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके चलते आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह। वहीं कल 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल के लिए जारी करेगी, जिसको लेकर आज अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का सीआरपीएफ वीरता दिवस पर पोस्ट सामने आया है। सीआरपीएफ वीरता दिवस पर बहादुरों के बलिदान को सलाम। शाह ने बहादुरों के बलिदान को सलाम करते हुए ये पोस्ट कहा है। आपको बता दें, सीआरपीएफ के योद्धाओं ने दुश्मन के हमलों को कुचल दिया। शाह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि दुश्मन के हमलों को कुचल दिया है सीआरपीएफ के जवानों ने। वहीं आपको बता दें, भारत के इतिहास में बहादुरी का शानदार अध्याय लिखा है। देश के सम्मान के लिए जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि। अमित शाह ने श्रद्धांजलि देते हुए ये पोस्ट किया है। वहीं देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का सीआरपीएफ वीरता दिवस पर यह पोस्ट सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बदायूं के दातागंज विधायक की कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाल बाल बचे विधायक राजीव कुमार सिंह। जहां ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में बाल बाल बचे हैं विधायक राजीव कुमार सिंह। लखनऊ से बदायूं जाते समय हुआ हादसा। दातागंज 117 विधानसभा से विधायक हैं राजीव कुमार सिंह। आपको बताते हैं, बदायूं से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दातागंज विधायक की कार डिवाइडर से टकरा गई। वहीं इस हादसे में वो बाल बाल बचे हैं। राजीव कुमार सिंह बाल बाल इस हादसे में बचे।
खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, फतेहपुर में छात्र युवक ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवक अपने दोस्त की मौत से सदमे में था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। खबरों की माने तो मृतक का दोस्त स्कूली बस की चपेट में आ गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्र ने भी अपनी जान दे दी। आपको बता दें, दोस्त की मौत के बाद सदमे में आए युवक ने भी खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। युवक की मौत के बाद परिजनों में शोक की लहर है। जी, आज सुबह थाना खकरेरू में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें एक 13 साल का बच्चा जो अपने साइकिल से स्कूल जा रहा था और सामने से एक स्कूल बस आती है और दोनों के बीच में एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में जो बच्चा है वो अपनी साइकिल समेत बस के नीचे आ जाता है, जिससे बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद एक पीछे से मोटरसाइकिल आ रही होती है जो बस को ओवरटेक करती है और इंडिकेट करने का प्रयास करती है कि जो बच्चा है वो बच्चा के एक्सीडेंट हो गया है। बस ड्राइवर द्वारा वो जो मोटरसाइकिल है उसको भी टक्कर मार दी जाती है, जिससे जो मोटरसाइकिल में सवार युवक है वो भी क्रिटिकली इंजर्ड है। अभी उसको कौशाम्बी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उसकी जो कंडीशन है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कराया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भीम शंकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भीम शंकर, क्या है ये पूरा मामला? बताते चले, फतेहपुर की खगरेरू थाना क्षेत्र की चकिया गांव का है, जहां दोस्त की मौत का सदमा दोस्त नहीं बर्दाश्त करता और फांसी के फंदे से लटक गया। सड़क हादसे में दोस्त की मौत के बाद दूसरे दोस्त की सदमे से मौत हो गई। स्कूल जाते समय सुबह स्कूल की बस की चपेट में आने से छात्र की मौत हुई थी। शाम को दूसरे दोस्त ने फांसी के फंदे पर जान दे दी। एसपी ने बताया, दोस्त की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सका, इसलिए बच्चे ने ये की मौत हुई है। आपको बता दें, वहीं कप्तान ने बताया कि परिवार कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। भीम शंकर, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां अवैध टोल टैक्स की वसूली और स्थानीय जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। शहर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं धरने का नेतृत्व कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार पटेल ने मुख्य रूप से 3 प्रमुख मांगे प्रशासन के सामने रखी हैं और मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी भी दी है। अवैध टोल टैक्स को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ये किया गया है। हम लोग ये जो धरना है हम लोगों का कल से चल रहा है। ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है। मिर्जापुर कांग्रेस जनों की मांग है कि अरोरा में जो फर्जी टोल टैक्स लगाया गया है उसको हटाया जाए, क्योंकि उसके पहले खजरौल में एक टोल प्लाजा, फतेहपुर टोल प्लाजा लगा था, जिसके 7 साल बाद अरोरा में भी फर्जी तरीके से टोल प्लाजा लगा के लोगों को लूटने का काम टोल के अधिकारी और रोड के ठेकेदार कर रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं। और दूसरी मांग है कि मिर्जापुर के लोकल लोगों को 20 किलोमीटर फ्री पास पूरे जनपद में किया जाए। और तीसरी मांग है कि जो विंध्याचल में ये भी एक तरह से अवैध टोल प्लाजा लगा है, इसको भी हटाया जाए और यहाँ भी लोगों को इस एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उन्नाव में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उन्नाव पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे का ये मामला सामने आया है, जहां 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है।
हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर भदोही को मिर्जापुर के गैपुरा से जोड़ने वाला अस्थायी रामपुर जोपा प्लाटून पुल गंगा नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते चपेट में आ जाने से खिसक गया है। वहीं पुल टूटने से भदोही और मिर्जापुर के सैकड़ों गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है। साथ ही लोगों को स्टीमर के सहारे इससे पार से उस पार जाया जा रहा है। पुल टूटने से लोगों को आवाजाही में कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते ये पुल खिसक गया है, जिसके बाद लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी के चपेट में आने से रामपुर जोपा प्लाटून पुल खिसक गया है। जिसके बाद लोगों को आवाजाही में कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को स्टीमर के सहारे इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। पुल टूटने से लोगों को आवाजाही में कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने से भदोही और मिर्जापुर के सैकड़ों गांवों की कनेक्टिविटी भी टूट गई है। आपको बता दें कि रामपुर जोपा प्लाटून पुल गंगा नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर के चलते चपेट में आने से खिसक गया। वहीं पुल टूटने से भदोही और मिर्जापुर के सैकड़ों गांवों की कनेक्टिविटी भी टूट गई। साथ ही लोगों को स्टीमर के सहारे इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है, जिसके बाद लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में कड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ये पुल नदी में लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से टूट गया। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9वें आरोपी परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मेरठ का रहने वाला है। वहीं आरोपी पर पहले से लूट और डकैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस के अनुसार परवेज मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालता था। वहीं पुलिस ने उसके पास से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद किया है। ये पूर्व में 8 गिरफ्तारियां इस पूरे प्रकरण में हुई थी। 9वीं गिरफ्तारी देर रात हुई है। ये इस अभियुक्त का नाम परवेज सैफी है। ये मूलतः मेरठ का रहने वाला है। ये अभ्यस्त शातिर किस्म का अपराधी था, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी लूट डकैती जैसे संगीन अपराध इसने कर रखे थे और इसके विरुद्ध अलग अलग जनपदों में अभियोग पंजीकृत है। इसमें ये जो व्यक्ति था परवेज सैफी, ये डॉक्टर अफजाल के साथ मिलकर के काम करता था और ये अफजाल का जो लॉजिस्टिक और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसका काम था। साथ में ही रहते थे ये दोनों। ये इसने जब इससे बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो इसको द्वारा बताया गया कि ये 10 दिन यहाँ पर जब तक ये ऑपरेशन हुआ उसके पहले ये लोग आकर के यहाँ पर रेकी करते थे और यहाँ पर ये साथ में ही रहते थे। तो कानपुर किडनी कांड में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, जिसके बाद 9वां आरोपी भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने परवेज सैफी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस सिंडिकेट में लगातार कार्रवाई जारी है पुलिस की। आपको बता दें, बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, जिसके बाद 9वां आरोपी भी अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। वहीं इस ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए है।
वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम योगी ने किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है और आज यूपी में कृषि विकास दर 18% से ऊपर पहुंच चुकी है। इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए कितनी गंभीर है। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से किसान कर्जदार बन गए थे। लेकिन अब प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को सीधे उनके खातों में सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। लखनऊ में 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और किसानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, शोध को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस रणनीतियों पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश देश की कृषि अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शोध के माध्यम से खेती को बेहतर बनाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक, जैविक खेती, जल संरक्षण और स्मार्ट कृषि उपकरणों का उपयोग पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिस्थितियों को मद्देनजर किसानों को नई तकनीकों से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। हमें याद रखना होगा, हमें जब यहां पर हम इस त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान से जुड़ी हुई इस कांग्रेस के समिट के आयोजन कर रहे हैं और इस कांग्रेस में उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उन मुद्दों को जरूर प्रयास करिए कि प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन, कम लागत अधिक उत्पादन। और इसमें हमें खेती और किसान की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। ये कैसे हो सकता है? तकनीक से संभव है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, यानी जो कम संसाधन से अधिक उत्पादन, और इसमें अन्नदाता किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कैसे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी, यानी अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के साथ ही उसको उसकी खुशहाली के साथ जोड़ना है। अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। और इसके लिए हमें कहीं एक जगह सहारा मिलती है तो वह है सबसे पहला टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग। कैसे हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और डाटा से संचालित आज के इस युग में हम अपने अन्नदाता किसान को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में। कृषि में प्रिसीजन, यानी ड्रोन से सटीक और नियंत्रित तरीके से खाद का छिड़काव। आप देखते होंगे खेती में जहां पे तकनीक का उपयोग किया जाता है, एक जैसी खेती दिखाई देती है, लेकिन जहां पर लोग बेतरतीब तरीके से छिड़काव करते हैं तो उसमें भी खेती में भी विषमता हमें देखने को मिलती है। सब पता लग जाता है क्या स्थिति है, हम उसका कर सकते हैं। सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी करना। आप देख रहे होंगे इस समय असमय बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण खड़ी फसल पूरी नष्ट हुई है। आज
मैंने यद्यपि कई बैठक, लेकिन आज मॉर्निंग में ही मैंने काफी बड़ी बैठक ली है कृषि से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर के। यानी खेती जब किसान उसको अपने घर में लेकर के समेटने के लिए जा रहा था, तीसरी चौथी बार अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से उसकी फसल लगभग नष्ट हो गई है। और इसके लिए सरकार ने अब अपनी एक कार्य योजना बनाई। आज प्रातःकाल ही मैंने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। एक कि सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में कहीं जनधन की हानि हुई है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर वह जो हमारा किसान है किसी भी आपदा में जनहानि पर अन्नदाता किसान या बटाईदार या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटना की चपेट में आने पर उसको तत्काल कंपनसेशन देने की व्यवस्था हम करते हैं। और उसके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हम उसे 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाते हैं पीड़ित परिवार को। हमने कहा 24 घंटे के अंदर अन्नदाता किसान को यह सहायता मिलनी चाहिए। पशु हानि पर भी राहत कोष से यह राशि इसको तत्काल उपलब्ध हो जाए। अगर किसी किसान का या किसी नागरिक का आवास अग्निकांड की चपेट में, तूफान की चपेट में, अतिवृष्टि या ऐसी किसी चपेट में आ गया, तत्काल उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी करें। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, स्वाभाविक रूप से बीमा कंपनियां सर्वे करेंगी, अपने अनुसार देंगी, पूरा नहीं दे पाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बीमा कंपनियां तो उसको कंपनसेट करे ही, साथ साथ राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए हम हर पीड़ित किसान को सरकार के स्तर पर मदद करें। और सरकार ने उसके लिए आज आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत इस पर हर जिलाधिकारी को आज ही आदेश जारी हो रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, जल प्रबंधन और कृषि विपणन जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा युवा वैज्ञानिकों और छात्रों को अपने शोध प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला। इस कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उन्होंने मिलकर ये चर्चा की कि किस प्रकार नई तकनीकों को खेतों तक पहुंचाया जाए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए। कार्यक्रम में कई प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए, जहां आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तरीकों को भी अपनाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैज्ञानिक सलाह के माध्यम से किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इस तरह के कार्यक्रम किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच मजबूत सेतु का काम करते हैं। सीएम योगी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि को और बेहतर बनाने के लिए किसानों को बेहतर और आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, जिससे उनको अपनी फसल की बेहतर कीमत मिल सके और किसानों का भी विकास हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं
खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर। भारत अपडेट। भारत अपडेट की लॉन्चिंग पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको शुभेच्छाएं देता हूं कि पत्रकारिता के उच्च मानक और नैतिक बल के साथ आप पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं और दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करें। असम, केरलम, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज। 3 राज्यों की 296 सीटों पर आज वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी वोटिंग। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आसनसोल में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। पोलो ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 10 अप्रैल को बीजेपी का घोषणा पत्र होगा जारी। अमित शाह जारी करेंगे घोषणा पत्र। आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे शाह। आज मॉरिशस दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हिंद महासागर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 4 MOU होने की उम्मीद। आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। कार्यकर्ताओं संघ करेंगे बैठक। नमस्कार, मैं दामिनी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। तो आज हम अंतरिक्ष और